जोहार दोस्तों, मैं योगी सर आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, इस परिस्थिति में हमें सिर्फ पढ़ना ही है, पढ़ाई करना है और सिर्फ पढ़ाई करना है, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हम विद्यार्थी हैं, कर भी क्या सकते हैं, ये सोच हमारे अंदर डाला गया, क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं रही है, विज्ञापन आ नहीं रही है और हमें बार बार बेवकूफ़ बनाया ही जा रहा है। चाहे वो सरकार किसी की हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, XYZ कोई भी हो, हमें सिर्फ बेवकूफ़ ही बनाया जा रहा है। लेकिन हम बेवकूफ़ ना बनते हुए हम अपना पढ़ाई को जारी रखेंगे, ताकि जब भी वैकेंसी आए, जब भी विज्ञापन आए, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें। हमारा मुख्य मोटो होना चाहिए कि हमें इस एग्जाम को क्रैक करना। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, जब परीक्षा के लिए ऐलान हो, तो हम तैयार रहें अपने लक्ष्य को साधने के लिए। यह लक्ष्य बड़ा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी विद्यार्थी लगे हुए हैं। चलिए हम लोग भी अपने विषय पर लग जाएं और कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे और बेहतर तरीके से मार्क को लाएं और अपने प्रयास में कोई कमी नजर न आए, क्योंकि जैसी कि पिछली रिकॉर्ड है, यह पंचवर्षीय योजना की तरह एग्जाम ले रही है झारखंड लोक सेवा आयोग। 5 साल में क्लियर होते हैं, तो आप समझ सकते हैं 5 साल बहुत बड़ी चुनौती है। 5 साल आपको इस क्षेत्र में दे के अगर कुछ ना मिले, तो फिर आप कहाँ रहते हैं, किस जगह में अपने आप को पाते हैं। हमारा जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा पद्धति है, ये तो सवालिया निशान पर हमेशा ही रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि इस परीक्षा में 2 पार्ट है, सभी को पता है। प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो मुख्य परीक्षा देनी होगी, और मुख्य परीक्षा ही मायने रखती है। मुख्य परीक्षा में आपके जितने ज़्यादा स्कोर होंगे, जितने ज़्यादा नंबर आप अचीव कर पाएंगे, उतने ही संभावना आपकी बन जाती है कि आप पद के लायक होंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पढ़ाते हैं प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार। ऐसे नहीं करना आपको करना ये है कि पहले मुख्य परीक्षा पर फोकस करें, मुख्य परीक्षा पर फोकस करें और प्रश्नों को लिखने के लिए तैयार रहें। हर समय अपने आप को एक कलम कॉपी उठाएं और जो प्रश्न आपको लगे कि नहीं, इस प्रश्न को लिखना चाहिए, लिख डालें और उसी में से उनको पॉइंट आउट कर लें जो आपको लगे कि प्रारंभिक परीक्षा में आने की संभावना है। आपके पास दोस्तों 2 चीज़ हमेशा रहनी जरूरी है। पहला तो लोक सेवा आयोग का सिलेबस, जो कि बहुत ही जरूरी है, और दूसरा प्रश्न पत्र जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, दोनों ही, मुख्य परीक्षा के भी और प्रारंभिक परीक्षा के भी। इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको मिलेगा कि आप किस स्तर पर और किस तरह से तैयारी करें। देखिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर प्रारंभिक परीक्षा के बाद आप शुरू करते हैं तो बहुत देर हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, आप प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही पास करते हैं तो आपके सामने सपने आने लगते हैं कि हम तो पास हो गए, मेरा तो रिजल्ट हो गया है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो प्रारंभिक परीक्षा कई बार पास किए, लेकिन मुख्य परीक्षा में अधिक नंबर नहीं होने के कारण उन्हें अंतिम रूप से चयन नहीं हो सका। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट काबिल भी हैं, लेकिन उनका भी वही गलत धारणा था कि प्रारंभिक परीक्षा पहले करें फिर मुख्य परीक्षा करें। मेरे अनुसार अगर आप तैयारी करना चाहते हैं
तो आप सबसे पहले मुख्य परीक्षा को फोकस करें और मुख्य परीक्षा ही आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें। हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो टेस्टिंग वीडियो थी मेरी, और कोशिश की थी कि आपको समझाने का कि संविधान का दर्शन क्या है, और इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। लेकिन आज मैं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और प्रारंभिक परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इसको ध्यान में रखते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ पुराने जो चर्चा किए हैं उसे भी लेके चलूंगा। तो देखिए, भारतीय संविधान से हमारे जो पहला प्रश्न होता है वो होता है संविधान का दर्शन। संविधान का दर्शन क्या है, और संविधान के दर्शन के बारे में हमेशा से प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में भी, और एज वेल एज प्रारंभिक परीक्षा में भी आपको इससे प्रश्न रहते हैं। तो मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न होते हैं, तो वह है संविधान के दर्शन को समझाएं और भारतीय संविधान के उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या है इसको बताएं, या भारतीय संविधान के उद्देश्यों को निरूपित करें। इस सब तरह से प्रश्न रहते हैं। चलिए, उत्तर को लिखते हुए आप कोशिश करें अपने नोटबुक में इसे लिखने का, और बार बार लिखने का कोशिश करें ताकि आपको ऑब्जेक्टिव भी न छूटे, पीटी भी नहीं छूटे, और मुख्य परीक्षा भी आपका क्लियर हो जाए और अधिक से अधिक नंबर उठा सके। तो इसे हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे। पहला पार्ट जो होता है मुख्य परीक्षा का वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। इफेक्टिव होना चाहिए, इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और आप लगे जो एग्जामिनर है उन्हें की बात उन तक पहुंचनी चाहिए और आपकी जानकारी उसमें झलकनी चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान के दर्शन को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, और इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव को ग्रहण भी किया गया। इसे भारतीय संविधान का दार्शनिक सिद्धांत या आदर्श का शिलान्यास भी कहा जाता है। इसी से दार्शनिक सिद्धांत व्यापक, विस्तृत, जनोपयोगी एवं जन कल्याणकारी इस दर्शन को प्रस्तुत किया गया। इसे हम बिंदुओं में बांट के लिखते जाएंगे ताकि जो भी इम्पोर्टेंस रहे वो आ जाए, और मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी मेरी हो जाए। चलिए, इसका पहला पॉइंट हम बनाते हैं, स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न। क्या है ये स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। इससे भारत ब्रिटिश प्राधिकार से बाहर एक स्वतंत्र देश बन गया। लिखते रहना है आपको। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में रखा गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारत के आंतरिक मामलों, विदेशी मामलों पर सार्वभौमिक एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति भारत को प्राप्त हो गई। अर्थात कोई भी बाह्य देश या संगठन भारत के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यानी कि भारत अब स्वतंत्र हो गया है और ये अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। दूसरा, जैसे कि पॉइंट है हमारा लोकतांत्रिक अवधारणा। भारतीय संविधान में भारत की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक रूप में स्वीकार किया गया है। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन जी ने इस प्रकार से दी है: लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र में समस्त शक्ति जनता में निहित होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग बनाते हैं गणराज्य, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखेंगे तो फिर शब्द सीमा पार हो जाएगी और हमें जो प्रश्न में मांग की गई है उसी शब्द सीमा में रहते हुए लिखनी है। तीसरा पॉइंट हम बनाते हैं गणराज्य को। भारत को एक गणराज्य के रूप में रखा गया है। गणराज्य का तात्पर्य क्या है? राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन करने वाला व्यक्ति निर्वाचित होगा, यानी चुना हुआ व्यक्ति होगा। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति है, जो कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति की चुनाव कैसे होती है ये, और कौन कौन भाग लेते हैं, क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, सारे चीज राष्ट्रपति चुनाव में हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि हमें यहाँ भारतीय संविधान के दर्शन को पढ़ना है, इसलिए उतना ही चर्चा करेंगे
जितना इस प्रश्न की मांग है। समता समानता का सिद्धांत या समता और भ्रातृत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक एवं न्यायिक समानता की बात की गई है। सामाजिक समता का तात्पर्य है जाति वर्ग के आधार पर उच्च नीच का भेदभाव न हो और इसका न्यायोचित वितरण हो। राजनीतिक समानता का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति दल के उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़ा हो सकता है जो निर्धारित योग्यता को पूर्ति करता हो। जो चुनाव के लिए, चाहे विधानसभा चुनाव के लिए हो, लोकसभा चुनाव के लिए हो, पंचायत चुनाव के लिए हो, जो योग्यता है उस योग्यता को पूरा करने वाला व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। प्रत्येक व्यक्ति को एक मत का अधिकार भी है और एक वोट देने का भी अधिकार होता है। न्यायिक समानता, ये समानता क्या है कि किसी भी एक अपराध के लिए अपराध विधि के द्वारा के उल्लंघन के लिए सभी को एक समान दंड की व्यवस्था करता है। अगला पॉइंट हमारा है समाजवाद। समाजवाद भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम सन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाज शास्त्र के साथ जोड़ा गया। समाजवाद का तात्पर्य आर्थिक संसाधनों का न्यायोचित वितरण से है, यानी कि आर्थिक संसाधन जो भी है उसका सही ढंग से वितरण सबके ही में होना चाहिए, इसे हम समाजवाद कहते हैं। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान के प्रस्तावना में समाहित किया गया है। पंथ धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? किसी भी धर्म पंथ को कोई भी व्यक्ति मान सकता है, बाध्यता नहीं है कि आपको एक ही इसी धर्म को मानना होगा। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा या अपना पंथ नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म पंथ की स्वतंत्रता होगी। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म पंथ से संबंधित संस्थानों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता होगी। यह पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत कहलाता है। अगला व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने की स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 में यह व्यवस्था है कि कामगारों को, विशेषकर महिलाओं को मानवोचित दशाओं के कार्य कराया जाए। अनुच्छेद 42 में प्रसूति हित लाभ की व्यवस्था है। अनुच्छेद 23 में बालात श्रम को असंवैधानिक माना गया है। अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। ये सारी व्यक्ति की गरिमा को स्पष्ट निरूपित करते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? अनुच्छेद 19 के तहत विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी अधिवास करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी व्यापार वाणिज्य आदि की व्यवस्था करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 तक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का उद्देश्य यह है कि वह अपने उत्कर्ष को प्राप्त कर सके। अगला है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। भारतीय संविधान में निहित सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि सरकार ऐसी सुविधाएं प्रदान करे जिससे उनके व्यक्तिगत एवं राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान हो सके। सामाजिक न्याय के तहत ही देश में नियोजन एवं शिक्षण में SC, ST और OBC जो पिछड़े वर्ग है के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है ताकि वे मूल स्थान पर आ सके और अपनी उपस्थिति दर्ज कर सके। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार का तात्पर्य है संविधान प्रदत्त वैसे अधिकार जो किसी व्यक्ति को जीवन अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को, गैर नागरिकों को समानता का अधिकार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। इसलिए अनुच्छेद 51 के तहत 11 मूल कर्तव्य का भी प्रावधान किया गया।
दोस्तों, इसके बाद आते हैं हमारे पॉइंट एकल नागरिकता का सिद्धांत। भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, जबकि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता को अपनाने का उद्देश्य यह है कि देश के सभी लोगों को एक साथ बंध कर रह सके, सभी को एक प्रकार से नागरिकता मिली हुई है। भातृत्व एवं बंधुता। भातृत्व एवं बंधुता। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भातृत्व एवं बंधुता निहित है। भातृत्व एवं बंधुता का तात्पर्य भारत के सभी लोग भाईचारे एवं मित्रता पूर्वक एक दूसरे के साथ रह सके, जिससे शांति के साथ भारत का विकास सुनिश्चित हो सके और भारत विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। लोक कल्याणकारी राज्य। भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में रखा गया है। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें निचले एकदम ग्रास रूट लेवल पर निचले तबके के लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने हेतु विशेष प्रयास किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्व वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत। भारतीय संविधान में इसके लिए 3 नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रयास करेगा। जो पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं उन्हें आप नोट कर लेंगे, और ये आपका मुख्य जो बॉडी हुआ वो हो गया। इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, जो बॉडी देना था वो आपने दे दिया। अब आपको क्या करना है, इन सभी को एक सूत्र में पिरो के निष्कर्ष या क्या बोलते हैं अंतिम एंडिंग जो पैराग्राफ होगा उसे लिखना है, और इसमें से जो उपयोगी है उसे लाइन कर लेना है ताकि आपका पीटी की भी तैयारी हो सके। चलिए लिखते हैं लास्ट पैराग्राफ। इस प्रकार लिखेंगे हम, इस प्रकार भारतीय संविधान के दार्शनिक सिद्धांत जनहित से संबंधित है। इसके द्वारा समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उच्च नीच को कम करके एक रूपता, समानता लाने का प्रयास किया गया है। संविधान के द्वारा ऐसी शासन व्यवस्था की अपेक्षा की गई है जो निचले तबके के लोगों को विकास के साथ साथ जोड़ सके एवं संपूर्ण भारत का विकास हो सके, जो आत्मनिर्भरता, समानता, व्यक्तिगत उत्कर्ष या कौशल पर आधारित हो। संविधान के दार्शनिक सिद्धांत भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व में समानता, भाईचारे एवं बंधुता एवं शांति बनाए रखने का संदेश देती है। यही हमारा संविधान का मूल दर्शन है। आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि यह जो चैनल है अपना क्लासरूम AAPNA अपना CLASSROOM क्लासरूम जो है आपको मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में जो आपके सिलेबस है झारखंड लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं कुछ पार्ट यूपीएससी के कवर करेंगे। मुख्य रूप से जो टारगेट है वो झारखंड लोक सेवा आयोग है, लेकिन आप बिहार लोक सेवा आयोग के लिए भी लाभान्वित हो सकते हैं और साथ ही साथ अन्य लोक सेवा आयोग में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आप सभी को वीडियोज मिल जाए और आसानी से आपका जो अपना काम है पढ़ाई करने का उसे आप कभी न छोड़ें। भले लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, आज नहीं तो कल वैकेंसीज आएंगी और तब ये न लगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, अब परीक्षा कैसे दूं। ये भावना भी नहीं आनी चाहिए और ये होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और आपका काम पढ़ना है। इसलिए अपने पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, जय झारखंड।